नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स। देश में कोरोना केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है और हम आपको बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनें, इसे ठीक से पहनें। न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी बरकरार है, आप मास्क नहीं उतारेंगे। और आइए अब बात करते हैं खबरों की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी करने का मामला सामने आने के बाद सियासी विवाद शुरू हो गया है। आज इस मामले पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर एक के बाद एक कई वार किए। उन्होंने इस मामले को विपक्ष की घिनौनी साजिश बताया है। इतना ही नहीं, योगी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करने के लिए विपक्ष ये साजिशें रच रहा है। पेगासस के सॉफ्टवेयर के संबंध में विगत 2 दिनों से विपक्षी दलों के द्वारा देश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास हो रहा है, यह विपक्ष के कुत्सित मंशा को उजागर करता है। जब एक साहसिक निर्णय देश के संसद सत्र को लेकर के किया जाता है और संसद सत्र प्रारंभ होने के ठीक एक दिन पहले इस प्रकार की एक सनसनीखेज चीजों को परोस करके समाज में एक विषाक्त वातावरण पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, राजनीति के घटते हुए गिरते हुए स्तर को प्रदर्शित करता है। कोरोना कालखंड के दौरान देश के कोविड प्रबंधन को WHO और दुनिया के देश सराह रहे थे, लेकिन भारत के अंदर विपक्ष एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहा था जैसे कि सरकार इन सभी चीजों से अनभिज्ञ है और महामारी से लोग मर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करने, भारत को अस्थिर करने के लिए जिन मंसूबों के साथ विपक्ष कार्य कर रहा है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो क्या अपना वजूद खो रहे विपक्षी दलों को नहीं रास आ रहा है हिंदुस्तान का विकास? यही आज डबल अटैक पीएम मोदी और सीएम योगी ने किया है और इसी पर महाबहस रात 8 बजे देखिए। इस बीच एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने सरकार से पूछा है कि ऐसा क्या है जो सरकार जानना चाहती है। आखिरकार क्या सरकार जानना चाहती है? जब सरकार खुद इतनी ताकतवर है, फोन रिकॉर्ड कर करके आखिरकार सरकार क्या जानना चाहती थी, इसका जवाब तो देना ही चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर कराया है तो ये दंडनीय अपराध है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती है कि उनकी जानकारी में नहीं है, तो इससे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा और क्या हो सकता है। और इस बीच प्रियंका गांधी ने भी लिखा है कि पेगासस के जरिए जासूसी से जुड़े खुलासे बेहद घिनौनी कारगुजारियों की तरफ इशारा करते हैं। अगर ये सच है तो मोदी सरकार संविधान द्वारा देशवासियों को दिए गए निजता के अधिकार पर गंभीर और खतरनाक हमला कर रही है। इससे लोकतंत्र तो नष्ट होगा ही, ये देशवासियों के निजता के अधिकार को कई स्तर पर नुकसान पहुंचाएगा। ओएबीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा। लिखा कि इसके संबंध में केंद्र की बार बार अनेकों प्रकार की सफाई, खंडन व तर्क लोगों के गले के नीचे नहीं उतर पा रहे हैं। सरकार व देश की भी भलाई इसी में है कि मामले की गंभीरता से ध्यान में रखकर इसे पूरी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच यथाशीघ्र कराई जाए ताकि आगे जिम्मेदारी तय की जा सके।
तो क्या पेगासस के पीछे दरअसल बड़ी साजिश है या फिर साजिश है हंगामा खड़ा करने की? महाबहस में आज बड़े सवाल रात 8 बजे इसी मसले पर। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज एसपी सांसद आजम खान से मिलने लखनऊ के मेदांता अस्पताल पहुंचे। अखिलेश ने आजम का हाल जानने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि आजम का बेहतर इलाज किया जा रहा है, वो जल्द ही स्वस्थ होकर हम सबके बीच होंगे। इस दौरान एसपी अध्यक्ष ने बीजेपी पर भी निशाना साधा, कहा कि आजम खान को बीजेपी ने झूठे मुकदमों में फंसाया है, उन्हें कोर्ट में पूरा भरोसा है, आजम खान को न्याय जरूर मिलेगा। के डॉक्टर्स और यहाँ के डायरेक्टर से मिलने का मुझे मौका मिला। मैंने आदरणीय आजम खान साहब के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने, जो डॉक्टर्स की टीम ने बताया कि इलाज चल रहा है और वो स्वस्थ हैं और जितना भी अच्छा इलाज हो सकता है वो यहाँ उनको उपलब्ध कराया जाएगा। और हम सब चाहते हैं कि बहुत जल्दी वो स्वस्थ हों। और वहीं हमें ये भी भरोसा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनको झूठे मुकदमों में फंसाया है, जितनी भी परेशानी आ सकती थी उन परेशानी लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में किया है। हमें पूरा भरोसा न्यायालय पर है कि न्यायालय न्याय करेगा और बहुत जल्दी आजम खान साहब हमारे बीच होंगे। अब आपको पूर्व सीएम कल्याण सिंह का हेल्थ अपडेट देते हैं। कल्याण सिंह की हालत अभी चिंताजनक बनी हुई है, वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पीजीआई पहुंचकर उनका हाल जाना। पूर्व मुख्यमंत्री की सेहत के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी हालत गंभीर जरूर है, लेकिन सारे मानक फिलहाल नियंत्रण में हैं। और यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होना लगभग तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में किन नए चेहरों को जगह दी जाएगी, इस पर भी सहमति बन गई है। आज मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर एक अहम बैठक हुई। इसमें राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, यूपी संगठन मंत्री सुनील बंसल और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए। बताया जा रहा है कि यूपी कैबिनेट में 5-7 नए लोगों को शामिल किया जा सकता है। तो शामिल हो सकते हैं 5 से 7 नए चेहरे, जो सूत्र बता रहे हैं। और बहुत जल्द होगा यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार। फैसला हो चुका, सब कुछ तय है। नमस्कार। ऐसे कभी मिल तो लिया करिए आप। पक्का मिले, जब आ जाना तुम, हम बोला दे, बता दे। उत्तर प्रदेश में जल्दी ही हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहे। इस पूरी तकरीबन 1 घंटे चली चर्चा के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गहन मंथन हुआ और ये तय किया गया कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर केंद्रीय नेतृत्व अपना फैसला राज्य को सौंपेगा और उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। इसके साथ साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि 5 से 6 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा संगठन के तमाम कार्यक्रम और केंद्रीय नेतृत्व के जो उत्तर प्रदेश दौरों को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें बहुत जल्दी ही केंद्रीय नेतृत्व के लोग उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद कुमार शर्मा प्रयागराज के दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ने सबसे पहले बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके बाद मंदिर के महंत और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी से आशीर्वाद दिया। इससे पहले अरविंद शर्मा ने सोमवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से मुलाकात की थी। और अयोध्या में आज राम जन्मभूमि स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हो गई। इसमें लखनऊ में पकड़े गए अलकायदा के आतंकवादियों का भी मुद्दा उठा और इस पर चर्चा हुई। बैठक के बाद एडीजी सुरक्षा वीके सिंह ने कहा कि बैठक के लिए गए निर्णयों की समीक्षा की गई और सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले हुए। एडीजी सुरक्षा ने कहा कि इस वक्त परिसर में राम मंदिर निर्माण चल रहा है और मौके को देखने के बाद सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। राम जन्मभूमि की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। उस बैठक के निर्णय पे कितना कार्रवाई हुई है, उसकी समीक्षा हुई
और उस बैठक और इस बैठक के बीच में जो समय गुजरा है उसमें चूँकि मंदिर निर्माण का कार्य प्रगति में है, बहुत सारी चीज़ें लगातार बदल रही हैं, तो जो चीज़ें हुई हैं विगत माह में उन पे क्या निर्णय लेने हैं हम लोगों ने बैठकर मौके को देखने के पश्चात निर्णय लिए हैं। और निर्णय यही है कि सुरक्षा के साथ समझौता किए बगैर मंदिर निर्माण का काम निर्बाध चलता रहे, दर्शनार्थियों को कोई दिक्कत ना हो और सुरक्षा के साथ कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। योगी सरकार के काम की तारीफ करते हुए 151 बुद्धिजीवियों ने खुला खत लिखा, जिसके बाद इस पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। एक तरफ पूर्व डीजीपी ने इसे अच्छी पहल बताया है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस पर सवाल उठा रहे हैं। एक कुत्सित प्रयास किया है। मैं बधाई देना चाहूंगा फोरम ऑफ कंसर्न सिटीजन, जिसके 151 सदस्यों ने आदरणीय श्री योगेंद्र नारायण, पूर्व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, सचिव राज्यसभा की अध्यक्षता में एक पत्र निर्गत किया है सार्वजनिक, जिसमें सत्यता के आधार के ऊपर जनता को भली भांति न केवल सूचित किया है अपितु जो तथ्य हैं उनको प्रस्तुत किया है। कमाल है, अब उत्तर प्रदेश की सरकार को 151 लोगों की तारीफ की चिट्ठी की जरूरत पड़ रही है। अगर आपने 4.5 साल में 24 करोड़ जनता का काम किया होता तो आज जनता आपकी तारीफ कर रही होती। इसके मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार को एहसास हो गया है कि उनकी सरकार 2022 में जाने वाली है। मोदी जी के और योगी जी के कामों की सराहना अमेरिका के राष्ट्रपति कर चुके हैं, WHO के अध्यक्ष कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के सांसद पार्लियामेंट में कर चुके हैं। तो अगर अधिकारियों ने दिया है तो स्वाभाविक सी बात है, जब विदेशों में चर्चा है, गुणगान हो रहा है, तो देश के अधिकारियों ने अगर एक अच्छी पहल की है तो उनकी सकारात्मक सोच के बहुत धन्यवाद। और पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद यूपी फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन राजू श्रीवास्तव ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि राज कुंद्रा जैसे लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें देश की संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि वेब सीरीज में गंदा कंटेंट दिखाया जाता है जिसका बाइकआउट होना चाहिए। राज कुंद्रा का ये गंदापन सामने आया। अब ये लोग पैसा कमाने के लिए अपना धर्म ईमान बेच रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं। देश की सभ्यता से और संस्कार से इनका कुछ लेना देना। इसके जिम्मेदार हम और आप भी। कानून तो अपना काम करेगा ही, मगर हमें सोशली भी इनका बायकॉट करना चाहिए। हम लोग इन्हें अपनी शादियों में, बर्थडे पार्टीज में, डिनर पे, दावत में क्यों बुलाते हैं? तो आप देख रहे हैं खबरें दमदार यूपी की। कुछ ही पलों में लौटते हैं और दमदार खबरों के साथ। वेलकम बैक। अवैध धर्मांतरण से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं कि एटीएस को 3 आरोपियों की 7 दिन की रिमांड मिल गई है। एटीएस कोर्ट ने आरोपी रामेश्वर कांवरे उर्फ एटम, कौसर आलम और डॉक्टर अरसलान उर्फ भूप्रिय बंदो को 7 दिन की एटीएस की रिमांड में भेजने का आदेश दिया है। एटीएस को 22 जुलाई सुबह 12 बजे से 29 जुलाई 12 बजे तक आरोपियों की रिमांड मिलेगी। एटीएस ने तीनों आरोपियों की अवैध धर्मांतरण में अहम भूमिका बताई है। रिमांड पर लेने के बाद एटीएस तीनों से पूछताछ कर नेटवर्क के बारे में अहम जानकारियां जुटाएगी। और देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम ने नया हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पेश किया है। इसका नाम है आरोग्य रक्षक। ये नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रेगुलर प्रीमियम और इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। इस प्लान का मकसद मेडिकल इमरजेंसी की हालत में पॉलिसी धारक और उसके परिवार को समय पर मदद उपलब्ध कराना है। इससे मुश्किल वक्त में उन्हें किसी तरह की वित्तीय दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये थी यूपी की दमदार खबरें। कुछ ही पलों में उत्तराखंड की खबरें। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।